नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेट पोस्ट न्यूज। मैं हूं आपके साथ शरद। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं विभाकर मिश्रा जी, जो सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हैं। विभाकर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। विभाकर जी, आप हमारे ग्रेट पोस्ट दर्शकों को अपने बारे में, अपने जीवन के बारे में और आपका बचपन कैसा रहा, वो थोड़ा साझा करें अपने जीवन की जर्नी को। मेरा जन्म 20 अगस्त 1968 को उत्तर प्रदेश के उस समय जो आजमगढ़ जिला था और आज के समय में मऊ जिला है, सियरही ग्राम में हुआ था। मेरी प्राइमरी स्कूल की पढ़ाई जो है हमारे ननिहाल बहरामपुर में हुई। उसके बाद गोठा में हुई। 10th हमने पास किया अमिला से और 12th भी हमने अमिला से पास किया। उसके बाद हम बीएससी करने के लिए इलाहाबाद आ गए। इलाहाबाद में इविंग क्रिश्चियन कॉलेज से हमने बीएससी किया। यूनिवर्सिटी से हमने एमएससी किया। फिर वहीं से हमने एलएलबी की पढ़ाई पूरी करी। आपने अपने जो जीवन की शुरुआत की, आपने जब अपने करियर को लेकर के नया कदम रखा जीवन में, तब उस समय की जुडिशियली और लॉ एंड ऑर्डर कैसी व्यवस्थाएं थी, और आज के सन में 2024 चल रहा है, अभी आपको किस तरीके का अंतर दिखता है और आगे क्या अनुमान है, कैसे बदलाव आएंगे भारत में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर? 1998 में जब मैं इलाहाबाद से सुप्रीम कोर्ट के लिए आया तो हमने सुप्रीम कोर्ट से ही वकालत शुरू करी। उस समय देश की परिस्थिति, लोगों की सोच और जुडिशरी में भी जो सिचुएशन थी, तब में और आज में जमीन आसमान का अंतर। उस समय के साथ जुडिशरी का भी अपना रुख चेंज होता रहता है। तब सुप्रीम कोर्ट में जजेज की भी संख्या कम थी, बेंच भी कम थे। आज सुप्रीम कोर्ट में जजेज की भी संख्या ज़्यादा है, बेंच भी ज़्यादा है। सुप्रीम कोर्ट में लिटिगेशन डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं। उस समय भी लिटिगेशन थे, लेकिन इतने लिटिगेशन नहीं थे। आज देश में जागरूकता फैल रही है, तो हर आदमी अपने राइट की रक्षा के लिए डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट आना चाहता है। जो उसका प्रोसीजर को फॉलो करते हुए तो सुप्रीम कोर्ट में लिटिगेशन तो बढ़ रहा है। वित्त मंत्री ने बजट पेश किया, इस पे उन्होंने किसी चीज को कोट नहीं किया बजट में। आपका क्या राय है इस पे? देखिए, अगर पर्टिकुलर किसी चीज को वित्त मंत्री ने कोट नहीं किया तो इसका मतलब है कि सरकार का एक बहुत ही होलिस्टिक अप्रोच है बजट को लेकर के, और सरकार निश्चित रूप से एक बड़े होलिस्टिक अप्रोच के साथ बजट को लेकर आई है। और कोशिश सरकार की रही है कि देश के हर भाग में और हर विभाग में जो विकास की आवश्यकता है वह इस बजट के माध्यम से पूरा किया जाए। अभी 3 नए कानून आए हैं, इस पे आपकी क्या राय है? ये अभी जो 3 नए कानून आए हैं, जो पिछले 1 जुलाई 2024 से पूरे देश में लागू हो गए हैं, निश्चित रूप से एक बात तो हम कह सकते हैं कि 160 साल बाद जिसको हम एक तरह से कहें कि अंग्रेजों ने कानून बनाया था, वह कानून निश्चित रूप से देश और देशवासियों के हित के लिए नहीं बनाया गया था। अंग्रेजों और उनके द्वारा जो यहाँ शासन सत्ता था, उसको कैसे मजबूती से इस देश में चलाया जाए, उसके लिए बनाया गया था। 160 साल बाद गवर्नमेंट ने उन कानूनों को हटा करके अपने देश के द्वारा बनाया गया कानून यहाँ लागू किया है, जो निश्चित रूप से देश के लोगों के लिए और देश के लिए और देश की भलाई के लिए वो कानून है। और जो आपने पूछा कि प्रॉब्लम इसमें क्या आएगी, निश्चित रूप से नया कानून है, ट्रेंड होने में समय लगता है, लेकिन सरकार हर लेवल पे लोगों को ट्रेंड कर रही है और हम लोग भी इस पे कोशिश कर रहे हैं। जो अभी 3 कानून आए हैं, इसमें आईपीसी और सीआरपीसी को लेकर के क्या डिफरेंट है आपके हिसाब से? एक्चुअली आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस, ये 3 कानून हैं। तो आईपीसी में जो पहले 511 सेक्शन था, उसको घटा दिया गया है। सीआरपीसी में सेक्शन बढ़ा दिया गया है और एविडेंस में भी 2-3 सेक्शन बढ़ा दिए गए। सबसे बड़ी चीज है इन तीनों कानूनों में कि अब इलेक्ट्रॉनिक युग आ गया है। इलेक्ट्रॉनिक युग के साथ साथ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन को ज़्यादा महत्व इसमें दिया गया है, जो कि आने वाले समय में न्याय करने के लिए काफ़ी आवश्यक और इम्पॉर्टेंट कदम होगा। जो नए सेक्शन आ रहे हैं और जो पुराने सेक्शन हैं, एक इतिहास की बात करें तो इस दोनों सेक्शन में यादगार के तौर पे क्या याद किया जाएगा? देखिए, ऐसा है कि जो पुराना आईपीसी का कानून था, लगभग 160 साल पुराना था, तो बहुत सारे अपराध ऐसे हैं, अपराध के नाम से नहीं जाने जाते थे, वो सेक्शन के नाम से जाने जाते हैं। जैसे मर्डर का केस लोग कहते थे 302 है, अटेम्प्ट टू मर्डर का है तो कहें 307 हो गया। तो अब जो लोग 300, हाँ, उसके ऊपर 302 चल रहा है, उसके ऊपर 307 चल रहा है।
अब नए कानून में ये सेक्शन बदल गए हैं, तो आने वाले समय में लोगों को इस बात को याद करने में और एकस्टम्ड होने में टाइम लगेगा, और अभी 50 साल बाद भी लोग याद करेंगे कि हमने 302 के मुकदमे लड़े थे, हमने 307 के मुकदमे लड़े थे। जैसे अभी 3 कानून आए, हम लोग अभी तब से बात करें 3 कानून को, 3 कानून को लेके आम जनता को लेकर के आपको किस प्रॉब्लम से जूझना पड़ता है? क्योंकि 3 नए कानून आए हैं, आपके पास रोज आए दिन नए केस आते होंगे, नए केस को लेकर के आपका डिस्कशन, जनता को समझाना, उनको मैनेज करना, तो क्या चैलेंज बढ़े हैं आपके पर्सनली जीवन में, एडवोकेट लाइन में? सबसे बड़ा चैलेंज तो यह है कि 1 जुलाई 2024 रात में 12 बजे के बाद नया कानून आ गया। अब कोई भी व्यक्ति, उसके साथ कोई भी समस्या होती है और उस समस्या को लेकर के पुलिस में FIR करने जाता है, तो वह अपने हैंड राइटिंग में लिख के जाता है। सबसे बड़ी और पहला चैलेंज तो FIR लिखने वाले उस कांस्टेबल के है कि उस FIR को हम किस सेक्शन में लिखें। उसने सेक्शन लिख दिया, सेक्शन लिखने के बाद वो मजिस्ट्रेट के पास जाता है, फिर मामला एडवोकेट के पास आता है। अब एडवोकेट के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें है अभी कि उस सेक्शन के डील करने के लिए पिछले 50 सालों से तमाम जजमेंट हैं, हाई कोर्ट के जजमेंट हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट हैं, लेकिन जो ये नए कानून आए हैं, वो नए कानून में जो नए सेक्शन हैं, इन सेक्शन पे आज तक अभी कोई जजमेंट नहीं है। तो निश्चित रूप से हमें भी प्रॉब्लम है, जुडिशरी को भी प्रॉब्लम है, पुलिस को भी प्रॉब्लम है। वकीलों की बात आती है तो सामाजिक तौर पे बड़ा सहमा सहमा सा लोगों का सबकी प्रतिक्रियाएं होती हैं। जैसे पिछले साल आपने देखा होगा कि वकील रोड पे उतर आए। अभी आपका जो सवाल है कि वकीलों के द्वारा एक्शन होता है, वकील कभी एक्शन नहीं लेता। और नंबर 1 चीज, वकील इस समाज का और इस देश का बड़ा जिम्मेदार तबका है। वकील कभी भी अराजकता पे न उतरता है, न अराजकता करता है, न अराजकता बर्दाश्त करता है। वकील तो हमेशा अराजकता के खिलाफ लड़ता है। अब उस अराजकता के खिलाफ लड़ने में अगर कोई बीच में आता है, हो सकता है कि पुलिस ही बीच में आए और पुलिस ही अराजकता काम कर रही हो, तो उसमें कभी कभी जो है वाद विवाद होता है। ऐसा नहीं है कि इसमें वकील किसी खिलाफ एक्शन लेता, ऐसा नहीं। जैसे पिछले साल की बात करें, पिछले साल दिल्ली की सड़कों पे वकील लोग उतरे और उन्होंने कई सारे वीडियो वायरल हुए जिन्होंने पुलिस वालों को दौड़ा दौड़ा के मारने की भी घटनाएं आई। बड़े शॉर्ट्स वीडियो आजकल सोशल मीडिया पर ढूंढना शुरू करेंगे तो मिल जाएगा। इस पे आपकी क्या राय? देखिए, ऐसा है कि कुछ वकीलों ने इस तरह की हरकत करी जिसका वीडियो का जिक्र कर रहे हैं। पुलिस वालों ने कोर्ट के अंदर वकीलों के साथ जो किया, वो उस वीडियो क्लिप की बात आप नहीं कर रहे। वह तो एक एक्शन का कुछ लोगों के द्वारा रिएक्शन था। अब पुलिस को कहां से अधिकार मिल जाता है कि कोर्ट कैंपस के अंदर आप वकीलों के ऊपर जो है हाथापाई करिए, उनके ऊपर लाठीचार्ज करिए, उनके साथ मारपीट करिए। तो ये पुलिस की जो हरकत थी, जो कहीं से कानून संपन्न नहीं है और कहीं भी सभ्य समाज में इसको उचित ठहराया नहीं जा सकता है, तो पुलिस के उस गलत हरकत, उस गलत कामों का कुछ वकीलों के द्वारा सिर्फ जो है वो रिएक्शन था। एक छोटा सा सवाल पूछ रहे हैं, आपके सवाल पे आया नज़र में। और जैसे सपोज करिए कि कोई छोटा पीड़ित व्यक्ति है जो किसी केस में या किसी तरीके से पीड़ित है, वो जो निम्न तबके के लोग हैं वो वकील के पास जाने से कतराते हैं। तो आप एक ऐसा अपने जीवन के एक्सपीरियंस को शेयर करें जिसके वजह से लोगों में प्रेरणा आए और अपनी चीज को लेकर के फाइट करना शुरू करें। देखिए, ऐसा है कि इस देश में तमाम ऐसे एडवोकेट हैं जो कॉमन काज को लेकर के बिना एक पैसा चार्ज लिए समाज के लिए और गरीब तबका के लिए काम करते हैं। मैं आपको एग्जांपल बता दूं। इस समय में इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो EWS कैटेगरी है, 2019 से गवर्नमेंट ने लेजिस्लेशन ला करके लाया है कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लोगों को भी 10% का आरक्षण मिलना चाहिए। अभी दिल्ली सरकार के अंदर जो है TGT और PGT की परीक्षाएं हुई हैं जिसमें टीचर्स का रिक्रूटमेंट होना है, लेकिन किसी वजह से कोविड में लोगों ने EWS सर्टिफिकेट समय से नहीं बनवा पाया, इसलिए कि ऑफिस नहीं चल रहे थे, तो सरकार ने उनको नौकरी देने से मना किया। हालांकि वो लड़के सब क्वालिफाई किए थे, उनके मार्क्स ज्यादा थे, फिर भी सरकार ने मना कर दिया। अब वो EWS के लड़के हमारे पास हैं, निश्चित रूप से इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लड़के हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में लिटिगेशन के चार्जेस ज्यादा लगते हैं, लेकिन मैं आज आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ, लगभग 300 से लेकर 400 लड़कों के मुकदमे हमने सिर्फ नॉमिनल खर्चे पे उन मुकदमों को लड़ा है और कैट से भी जीता है, और अब 1 हफ्ते पहले हम हाई कोर्ट से भी जीत करके उन लड़कों को उनके फेवर में ऑर्डर।
आपने अपने करियर में जो भी सबसे चैलेंजिंग कोई केस रहा हो, बड़ा टफ रहा हो, जिसको आपने जीत के और अपने क्लाइंट को विजय हासिल कराई, एक बार आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को अपने एक्सपीरियंस को शेयर करें। देखिए, हमारे जीवन में तो लगभग हर केस चैलेंजिंग होता है। अभी कल भी मैं चैलेंजिंग केस कर रहा था, उसके पहले भी। हमारा यहाँ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जो भी केस आते हैं सब चैलेंजिंग होते हैं। ये कहना बड़ा मुश्किल होता है कौन सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग। कोई ऐसी यादगार जो बड़ी चैलेंज वो जबरदस्त रही हो। उत्तर प्रदेश सरकार में यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन उत्तर प्रदेश सिविल सर्विसेज का एग्जाम करा। 1990 बैच में क्या हुआ कि जो लड़के टॉप पे थे उनको नौकरी में सबसे नीचे रख दिया गया, STO 2 बना दिया गया, और जो लड़के मेरिट में सबसे नीचे थे डायरेक्ट उनको SDM बना दिया गया। आप देखिए कितना बड़ा अन्याय है कि जो लड़के टॉप किए थे उनको आपने STO 2 बना दिया, और जो लड़के नीचे मेरिट पे थे उनको SDM बना दिया, DFSP बना दिया। 14 साल वो मुकदमा चला, और 2004 में सुप्रीम कोर्ट से हमने फाइनली ऑर्डर कराया और मेरिट को रीअरेंज कराया। और रीअरेंज कराने के बाद हुआ क्या कि वो लड़के जो कि जिनको 1991 में SDM होना चाहिए था, उनको डायरेक्ट हमने 2004 में ADM बनवाया, जो कि STO 2 थे, 24 साल की सर्विस दिलाते हुए। उसमें से तमाम बच्चे IAS हुए, फिर बाद में IPS हुए, अभी कुछ जॉब में हैं, कुछ रिटायर हो गए। तो ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग होता है कि इतना लंबे साल तक मुकदमे लड़के लोगों का हक दिलवाना। ये तो सिविल मामला हो गया। इसी तरह से क्रिमिनल मामले ऐसे होते हैं कि सुप्रीम कोर्ट आने में 10-10 15-15 साल लग जाते हैं लोगों को। तो तमाम ऐसे चैलेंजेस होते हैं कि एविडेंस को नीचे काफी ठीक से प्रोड्यूस नहीं किया गया, उस एविडेंसेस को कोर्ट ने अप्रिशिएट नहीं किया, और सुप्रीम कोर्ट में आकर के अप्रिशिएट करने के बाद उनको जो है अगर बरी करा दिया, बड़ी खुशी की बात होती है। सब चैलेंजेज हैं, सबके सब चैलेंजेज। थोड़ा राजनीति की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने अपनी कमान संभाली हुई है काफ़ी समय से, और आदित्यनाथ योगी के पहले यहाँ पे अखिलेश यादव का शासन हुआ करता था। आप इन दोनों में क्या अंतर देखते हैं? दोनों में अंतर तो पब्लिक को साफ दिख रहा है। सबसे बड़ा अंतर लॉ एंड ऑर्डर का है। आज जहां आपका स्टूडियो है नोएडा में, तमाम MNC कंपनियां नोएडा में इसलिए नहीं आती थी, कहती थी कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं। लेकिन पिछले 5 साल में सिनेरियो चेंज हो गया। जो गुड़गांव की पोजीशन थी कि MNC सिर्फ गुड़गांव इसलिए भाग के जाता था कि गुड़गांव का लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है, आज सिनेरियो चेंज होने से गुड़गांव अब नंबर 2 पे चला गया और लोगों का नोएडा नंबर 1 की पसंद हो गई। ये सबसे बड़ा अंतर है सामने। लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, जब ये आप जिक्र कर रहे थे, लॉ एंड ऑर्डर बड़ा परफेक्ट हुआ है और कॉमर्शियल उन्नति पाया है। गौतम बुद्ध नगर जिला से लगे हुए NCR में बड़ी उन्नतियां आई हैं। इस पे आगामी अगर सरकार बदलती है तो क्या अखिलेश यादव इस पे काबिज कर पाएंगे इस एक्शन को? देखिए, जब एक लाइन खिंच जाती है कहीं भी, जैसे TN सेशन साहब आए थे इलेक्शन कमीशन में और इलेक्शन प्रक्रिया में बहुत सारे सुधार किए। लोग कहते थे बड़ा मुश्किल काम है, आगे कंटिन्यू हो पाएगा नहीं हो पाएगा। जब किसी भी देश समाज में किसी गवर्नमेंट के अंदर से सुधार होता है, प्रोग्रेस होता है, तो वहां की जनता उस सुधार के एकस्टम्ड हो जाती है। तो आगे चाहे जो भी आएगा उसको इस सुधार को आगे ही ले जाना पड़ेगा, इसको पीछे नहीं ले जा सकते। आपने अभी कानून व्यवस्था की बात की, इस बीच में पेपर लीक का बड़ा पुराना अभी चला आ रहा है, काफी दिनों से प्रचलन चला है, फैशन सा हो गया, हर पेपर लीक हो जा रहा है। इसको आप किस रूप में देखते हैं? एक तरफ आप लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर बड़ा परफेक्ट हो गया, लेकिन इस बीच में पेपर लीक, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, पेपर लीक होना इस देश की बहुत बड़ी समस्या है और वह किसी एक स्टेट तक सीमित नहीं है, वह हर स्टेट की समस्या हो गई। राजस्थान में भी ऐसा हुआ है, बिहार में भी हुआ है, झारखंड में भी हुआ है, यूपी में भी हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो रहा है, देश के हर हिस्से में हो रहा है। निश्चित रूप से ये जो पेपर लीक होने की समस्या है एक बहुत बड़ी समस्या है और वह किसी एक गवर्नमेंट और किसी एक एजेंसी तक सीमित नहीं है। और ये इतनी बड़ी समस्या को किसी भी तरीके से आप ये जस्टिफाई नहीं कर सकते कि अगर पेपर लीक हो गया है तो ये कोई बात, ये बहुत बड़ी बात है। वो इतनी बड़ी बात है कि इससे पूरे के पूरे समाज की जेनेटरी इफेक्ट होती है और जो लड़के और उन लड़कों के पीछे जो उनके परिवार हैं अपने पूरे संसाधन लगा करके पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं
और इस पेपर लीक होने की समस्या से वह निश्चित रूप से सफल नहीं हो पाते, यह देश के लिए अच्छा संदेश नहीं है। तो सरकारें चाहे कोई भी हो, इस कदम को और इस समस्या को बहुत मजबूती से निपटना पड़ेगा और एक फुल प्रूफ समस्या आपको सलूशन लेके आना पड़ेगा कि भविष्य में इस तरह की चीजें ना हो। और सुप्रीम कोर्ट निश्चित रूप से इस पे काफी कड़ाई से इस पे कदम उठा रही है। आपने 1990 दशक की बात की, जिसमें आपने कई सिविल सर्वेंट के तौर पे लोगों ने क्वालिफिकेशन की थी, लेकिन वो जो फर्स्ट आए तो उनको डी ग्रेड दे दिया, सी ग्रेड दे दिया, जो नीचे आए तो उनको एसडीएम बना दिया गया। तो आपकी शुरू से लड़ाई यूथ को लेकर के रही है, यूथ के पक्ष में रही हुई है। आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने जीवन में वो एक्सपीरियंस को थोड़ा साझा करें हमारे दर्शकों को, जो यूथ को लेके प्रेरणा के तौर पे समझ में आया। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये शुरू से हर सब लोग कहते हैं और मानते भी हैं कि किसी भी देश का अगर भविष्य आपको देखना है तो उस समय के वर्तमान यूथ के भविष्य को इम्पोर्टेंट देना पड़ेगा और उसको ध्यान रखना पड़ेगा। हमारे देश में यूथ पिछले काफी सालों से दिग्भ्रमित है। दिग्भ्रमित है कि उसके सामने एक क्लियर कट विजन नहीं है, और क्लियर कट विजन न होने के कारण देश में बहुत सारी समस्याएं हैं। और क्लियर कट विजन न होना एक किसी भी देश के लिए अच्छी बात नहीं है, और निश्चित रूप से सरकारें इसके लिए जिम्मेदार हैं, चाहे जो भी सरकारें आएंगी। सबसे बड़ी चीज है कि एजुकेशन, लेकिन एजुकेशन किस लिए? आज भी जो हमारा एजुकेशन का सिस्टम है पिछले 100 साल पुराना सिस्टम है। हमको अपने एजुकेशन पे बड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि एजुकेशन एक एम के साथ होना चाहिए कि यह एजुकेशन किस एम की। पोस्ट ग्रेजुएट, एमए, पीएचडी कर करके लोग बैठे हैं। लोगों ने एमए कर लिया, पीएचडी कर लिया, लेकिन उसके बाद क्या करना है कुछ नहीं पता। अभी कल ही एक मुकदमा में लड़ रहा था दिल्ली हाई कोर्ट में, लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर का मामला था। सन 2000 का रिक्रूटमेंट है, 2024 तक मुकदमा चल रहा है। रिक्रूटमेंट सही है, गलत है, क्या है? जो व्यक्ति मुकदमा लड़ रहा है 1993 का पीएचडी है। वो संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी का से 1993 का पीएचडी है। आज 2024 हो गए, हमारे समझ से ये लगभग 30-35 साल हो गए, हमको लगता है ज्यादा ही हो गए तब से है। और आदमी भी गांव में बैठा हुआ है, इतना हाईली एजुकेटेड व्यक्ति गांव में बैठा हुआ और मुकदमा लड़ रहा है। तो ठीक है, नौकरियां निश्चित रूप से सीमित हैं। अगर इस पूरे देश को देखा जाए तो 140 करोड़ की जनसंख्या में कितनी % नौकरी है? 2-3 करोड़ नौकरी है। तो ये जो पूरे देश में फैला है कि नौकरी 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 नौकरी, और उसके आधार पर आरक्षण आरक्षण आरक्षण, ये हमारे यहाँ राजनीति का एक मुद्दा हो गया है। किसी भी जात विशेष को अगर इस देश की सारी नौकरियां भी दे देंगे तब भी उस जात विशेष के सब लोगों को नौकरी मिलने वाला नहीं है। तो आरक्षण सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए है और राजनीति का एक बहुत बड़ा हथकंडा है। इसके जगह पे होना चाहिए कि हम शिक्षा दो देते हैं कि नौकरी के साथ साथ व्यवसाय और बिजनेस। कोई भी देश समृद्ध तभी होगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग व्यवसाय में आएंगे, ज्यादा से ज्यादा उद्योग लगेंगे, ज्यादा से ज्यादा हम एक्सपोर्टर बनेंगे, ज्यादा से ज्यादा हम ट्रेडिंग करेंगे, तभी हमारा देश समृद्ध होगा, हमारे देश का युवा भी समृद्ध होगा। तो मेरा संदेश यह है, ठीक है, पढ़ाई बहुत जरूरी है, पढ़ाई बहुत जरूरी के साथ साथ मेरा मानना है कि नौकरी की तरफ भागना बिल्कुल जरूरी नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है। थोड़ी सी आप मेहनत करो, हिम्मत करो, निश्चित रूप से नौकरी से ज्यादा आप अच्छी पोजीशन में आएंगे। मैं आज आपको एक चीज बता दूं, हम सर्विस मैटर के बहुत सारे बड़े बड़े मैटर करते हैं, तमाम आईएएस और आईपीएस को भी बोलता हूं, अगर संभव हो तो रिजाइन करो, रिजाइन करके बिजनेस करो। कुछ लोगों ने रिजाइन किया है और बिजनेस करें, आज कहते हैं सर हम बहुत सुखी हैं। तो एक हमारा एक आपके चैनल के माध्यम से संदेश है कि नौकरियां सीमित है। कोई भी देश और किसी भी देश की सरकार सबको नौकरी नहीं दे सकती। वो झूठा वादा करना कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो निश्चित रूप से युवाओं को दिग्भ्रमित करने की चीज है। आपके देश में जितनी भी नौकरियां हैं, अगर वो नौकरियां किसी एक जाति समुदाय को दे दीजिए तो अभी जाति समुदाय के सब लोगों को नौकरी मिलने वाली नहीं है। तो लोगों को निश्चित रूप से व्यवसाय की तरफ बढ़ना चाहिए, बिजनेस की तरफ बढ़ना चाहिए। दुनिया बहुत बड़ी है, अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है। आपका सीधे सीधे दावा है कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, राजनीति करती हैं, जाति को लेकर के वो जनता को भ्रमित करती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा ये मानना है और मेरा विश्वास है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी इस देश में जाति के नाम पे राजनीति करती है
निश्चित रूप से न वह जाति का भला करना चाहती है, न वह देश का भला करना चाहती है। तो मैं तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को मैं बोलता हूं कि जो किसी न किसी जाति को लेकर राजनीति करते हैं, वह उस जाति के शुभचिंतक नहीं है, वो उस जाति के सबसे बड़े दुश्मन है और उस जाति के विकास में सबसे बड़े बाधक वही हैं। ऐसी तमाम खबरों के लिए, ऐसे तमाम जीवनी के लिए देखते रहिए आप ग्रेट पोस्ट न्यूज। तब तक के लिए नमस्कार। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।